खबरों की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज पहुंचे बीजेपी कार्यालय। वीर बाल दिवस के अवसर पर लगी प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। सिख समुदाय के लोगों ने सीएम का सिख पग पहनाकर किया सम्मान। और सीएम भजनलाल शर्मा ने गुरु गोविंद सिंह के 4 बेटों की शहादत के सम्मान में लगी प्रदर्शनी का अवलोकन किया। सीएम के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा मौजूद रहे। सकता हूं कि आज 26 दिसंबर ये दिन हमारे इतिहास का एक महत्वपूर्ण दिन है। आज पूरा देश वीर बाल दिवस मना रहा है। हमारे देश के इतिहास में जब भी धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए पराक्रम की बात आई है, तो हम कह सकते हैं गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, माता गुजरी, उनके चारों साहिबजादों ने जो नाम उनका गर्व से लिया जाता है और उन्होंने एक समाज को दिशा देने का काम किया है। वीर साहिबजादों की अल्प आयु, धर्म की रक्षा के लिए जो बलिदान दिया, उसे याद करना आज मन को भावुक कर देता है। जब हम देखते हैं कि ऐसी मां, उनको पता है कि ये जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको तैयार करते हुए किस तरह से भेजती हैं और उनका जो हौसला है उस हौसले को बढ़ाती हैं कि आप जाइए, देश धर्म की रक्षा के लिए आपको किसी भी तरह से पीछे नहीं हटना है और आपको जाना है। उस मां के मन को देखिए, उस मां के विश्वास को देखिए, मां की क्या ममता होती है, लेकिन मां के उस पराक्रम को देखिए, मां की जो भावना होती है, इसमें जो समाहित है, इससे आज हमें हमारे दोनों साहिबजादे वीर जोरावर सिंह, वीर फतेह सिंह जी के साथ में मां गुजरी का कितना बड़ा त्याग और उनकी तपस्या थी। बिल्कुल सही कहा कि उन क्रूर आताताइयों के साथ जो उन्होंने किया, वो इतिहास के पन्नों पर दर्ज है। और चलिए आपको सीधा ले चलते हैं नैनीताल से लाइव, जहां पर वीर बाल दिवस आज और नैनीताल में आज वीर बाल दिवस पर कार्यक्रम आयोजित। सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। क्षेत्र पंचायत संतोषी जी, जिला पंचायत सदस्य चमोली गजेंद्र राणा जी, शंभू प्रसाद सती जी, विजय प्रसाद मानसी जी, अतुल शाह जी, संरक्षक वन विकास संगठन गौरव कुमार जी, जिलाधिकारी सुरजीत सिंह पवार जी, पुलिस अधीक्षक एवं इस मेले में पधारे हुए हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी जिला पंचायत के सदस्य, क्षेत्र पंचायत, ग्राम प्रधानगण और दूर दूर से इसमें प्रतिभाग करने वाले हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, पूर्व सैनिक, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, सामने हमारे बैठे हुए रघुवीर सिंह जी, गजेंद्र जी और सभी आए हुए हमारे विजय कपरवाण जी समेत सभी हमारे नौजवान युवा साथियों और विभिन्न विभागों से आए हुए सभी अधिकारीगण, सभी कर्मचारीगण, अनेक अनेक जिनके यहाँ पर स्टॉल लगे हुए हैं, ऐसे हमारे सभी स्थानीय उत्पाद बनाने वाले हमारी मातृशक्ति, हमारे भाई, हमारे नौजवान साथी, जो मैं देख रहा हूं जब से मैं यहाँ पहुंचा हूं तब से आपके नारे रुक ही नहीं रहे हैं। ऐसे मेरे सभी युवा साथी, हमारी बहनें जो यहाँ पर शुभ मांगल गीत जिन्होंने यहाँ पहुंचने पर हम सबके समक्ष प्रस्तुत किया, स्वागत गीत गाया,
और मीडिया के हमारे सभी, मैं सबसे पहले आप सभी का इस ऐतिहासिक बंड विकास, औद्योगिक पर्यटन विकास, किसान एवं सांस्कृतिक मेले में आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और ये मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे आज भगवान बद्रीनाथ जी की इस पावन भूमि पर आप सबके बीच में आने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। और ये सच है कि मैं कहीं भी मेले में यहाँ पर आना चाहता था, आप सबसे भेंट करना चाहता था, लेकिन आप सब जानते हैं जब संजोग बनता है, जब भगवान की इच्छा होती है, तभी ये संजोग बनता है। आज मैं समझता हूँ कि भगवान की कृपा आज हुई होगी, आज का दिन उन्होंने तय किया होगा। और सच में यहाँ पर आकर मैं देख रहा हूँ जिस प्रकार का उत्साह, जिस प्रकार का जोश यहाँ मेले में प्रतिभाग करने वाले लोगों में है, सच में ये हमारे उत्तराखंड की आने वाली तस्वीर भी उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। ये ऐतिहासिक मेला बंडपट्टी के नागरिकों का सामूहिक संकल्प और विकास के प्रति उनकी जीवन प्रतिबद्धता का प्रमाण है, जो पिछले 2 दशक से भी अधिक समय से इस क्षेत्र के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संरक्षण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। और इस मेले के माध्यम से किसानों को, कारीगरों को, शिल्पियों को अपने अपने उत्पादों को, हस्तशिल्प और पारंपरिक कला को प्रदर्शित करने का एक बहुत बेहतरीन मंच ये मेला उनको प्रदान करता है। वहीं पर्यटन के और उद्यमिता के प्रोत्साहन और उसके विकास के लिए रोजगार और स्वरोजगार के भी अनेक नए अवसर सर्जित करता है। इस मेले में पौराणिक पांडव नृत्य, जीतू दगड़वाल, रामायण, चक्रव्यूह मंचन एवं महिला रामलीला मंचनों के माध्यम से हमारी जो समृद्ध लोक संस्कृति है उसकी जीवंत झलक इस मेले के माध्यम से हम सबको देखने को मिलती है। साथ ही यहाँ आने वाले लोगों को जो हमारे स्थानीय हस्तशिल्पी हैं, उनके द्वारा जो बनाए गए निर्मित रिंगाल से बने उत्पाद, बुनकरों द्वारा बनाए गए ऊनी वस्त्र और इतनी शानदार टोपी मुझे आज ही यहीं पर जो है भेंट करनी सच में। और मैं देख रहा था कि उनके द्वारा एक पंखी भी मुझे दी गई, अभी यहाँ पर भी दी गई। और हमने इसीलिए पूरे राज्य के अंदर एक व्यवस्था बनाई है कि अब जितने भी सरकारी कार्यक्रम होंगे या अन्य कार्यक्रम होंगे, उन सभी कार्यक्रमों में जो स्मृति चिन्ह दिए जाएंगे या जो भी भेंट दी जाएगी वो हमारे यहाँ के बने हुए उत्पादों की ही दी जाएगी। हमारी महिला स्वयं सहायता समूह की बहनों के द्वारा बनाया हुआ दिया जाएगा। और इसके साथ साथ दालें हैं, झंगोड़ा है, कोड़ी है, कोदे का आटा है, ऐसे स्थानीय उत्पादों की खरीदारी भी इस मेले में लोग कर सकते हैं, करते होंगे। इसके साथ ही 7 दिनों तक चलने वाला ये मेला, इसमें हमारी सरकार के भी विभिन्न विभागों के द्वारा लगाए गए स्टॉलों के माध्यम से जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे क्षेत्र के निवासियों की समस्याओं के निराकरण के साथ साथ जो पात्र लोग हैं जिनको योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, उनको योजनाओं का लाभ दिलाना भी सुनिश्चित इस मेले के माध्यम से किया जा सकेगा। और आप सबको पता है कि इस समय हमने राज्य के अंदर एक अभियान प्रारंभ किया है, जन जन की सरकार जन जन के द्वार। और इस अभियान के माध्यम से हम सभी सीमांत क्षेत्र, गांवों के क्षेत्र, दूरस्थ क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र, ऐसे क्षेत्रों में हमारा पूरा प्रशासन के सभी प्रशासनिक विभाग पहुंचकर हर न्याय पंचायत के स्तर पर समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। मैं आज इस मेले के माध्यम से आप सब लोगों से यह भी कहना चाहता हूं कि आप सब अपने अपने नजदीक के स्थानों पर जहां भी इस प्रकार के ये आयोजन हो रहे हैं, उन आयोजनों में अवश्य प्रतिभाग करें और इन कार्यक्रमों में अपनी सहभागिता करके स्वयं का भी और स्वयं के आसपास के लोगों को भी लाभ दिलाने में अपना सहयोग निश्चित रूप से प्रदान करें। भाइयों बहनों, मुझे बताया गया है इस मेले की शुरुआत
1986 में बंड क्षेत्र की 2 दर्जन से अधिक ग्राम सभाओं के द्वारा एक किसान मेले के रूप में की गई थी, परंतु सीमित संसाधनों के कारण लगभग 1.5 वर्ष तक इसका आयोजन नहीं हो सका। लेकिन बंड क्षेत्र के नागरिकों की सामूहिक चेतना का परिणाम है कि इस मेले का पुनः इसका आयोजन प्रारंभ हो चुका है और आज ये चमोली जनपद के एक प्रमुख मेले के रूप में अपनी एक विशिष्ट पहचान बना रहा है। इसके लिए मैं अभी शाह जी यहाँ से बोल रहे थे, मैं यहाँ के सभी स्थानीय निवासियों का, व्यापारियों का, किसान भाइयों का और मेले के आयोजन से जुड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति जो मेले के आयोजन में अपना सहयोग कर रहा है, उन सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जिनके समर्पण और योगदान से इस मेले का एक भव्य स्वरूप आज देखने को मिल रहा है। भाइयों बहनों, पिछले दिनों राज्य की रजत जयंती के अवसर पर आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हम सब प्रदेशवासियों को संबोधित करते हुए हमारे पारंपरिक मेलों और इस प्रकार के उत्सवों को बढ़ावा देने के लिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 फेस्टिवल यानी कि एक जिला एक मेला विकसित करने का आह्वान किया था। मेरा मानना है इस पहल के माध्यम से हमारे राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में आयोजित होने वाले जो पारंपरिक मेले हैं वो न केवल राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान उनको मिल सकेगी, इसके साथ ही हमारे जो शानदार उत्पाद बनाने वाले हस्तशिल्पी हैं, स्थानीय उत्पाद बनाने वाले हैं, लोक कला वाले हैं, पर्यटन को भी एक नई दिशा प्राप्त होगी। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक ओर जहां हमारी सांस्कृतिक विरासत को पुनर्जीवित किया जा रहा है, वहीं वोकल फॉर लोकल, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया जैसी पहलों के माध्यम से हमारे स्थानीय उद्योगों को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। आज जहां हम एक और केदारनाथ धाम में बृहद स्तर पर पुनर्विकास के कार्य कर रहे हैं, वहीं भगवान बद्री विशाल के प्रांगण में भी मास्टर प्लान के अंतर्गत अनेक कार्य संचालित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही केंद्र सरकार की सहयोग से गौरी कुंड से केदारनाथ धाम तक और गोविंद घाट से हेमकुंड साहब तक रोपवे परियोजनाओं का निर्माण कार्य भी शीघ्र प्रारंभ होने जा रहा है। आज ऋषिकेश कर्णप्रयाग परियोजना द्वारा पहाड़ों तक रेल पहुंचाने का हमारा वर्षों पुराना हमारा सपना साकार होने जा रहा है और इस रेल लाइन के बनने के बाद न केवल राज्य के सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक अच्छी कनेक्टिविटी हो जाएगी, आने जाने का अच्छा साधन बन जाएगा, बल्कि पहाड़ में विकास और समृद्धि को भी और रोजगार को भी कई संभावनाएं नई प्राप्त होंगी। इसके साथ ही आज भी प्रधानमंत्री जी के मूल मंत्र समाज में अंतिम व्यक्ति में खड़े व्यक्ति को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का भी प्रयास किया जा रहा है। अंत्योदय के सिद्धांत को आत्मसात करते हुए जिसके अंतर्गत आज जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, पीएम आवास योजना, मुफ्त राशन योजना, आयुष्मान योजना जैसी अनेक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदेश के लाखों नागरिकों को मिल रहा है। भाइयों बहनों, अगर मैं चमोली जनपद की बात करूं तो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में 6,251 आवासों का निर्माण किया गया है। साथ ही 14,000 से अधिक नए आवासों का सर्वे का काम पूरा हो चुका है, जिनका कार्य भी बहुत जल्दी चमोली जनपद के निवासियों को मिलेगा। इसके अलावा चमोली जनपद में 13,500 सुजानगढ़ के निकटवर्ती ग्राम शोभासर में नकली घी को बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है और पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए खाद्य मिलावट के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत एजीटीएफ टीम चूरू ने बड़ी और संगठित कार्रवाई करते हुए नकली घी बनाने वाली एक अवैध फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। इस कार्रवाई में भारी मात्रा में मिलावटी घी निर्माण में प्रयुक्त केमिकल और पैकिंग सामग्री जब्त की गई। जिला पुलिस अधीक्षक जय यादव ने बताया कि अभिजीत पाटिल, आईपीएस सहायक पुलिस अधीक्षक व्रत राजगढ़ एवं प्रभारी एजीटीएफ टीम चूरू के कुशल मार्गदर्शन में ये प्रभावी कार्रवाई की गई। एजीटीएफ टीम ने शोभासर पुलिया के पास NH 58 पर स्थित एक होटल ढाबा परिसर पर दबिश दी, जहां होटल की आड़ में अवैध रूप से नकली घी तैयार किया जा रहा था। मौके से घी बनाने वाली केमिकल से भरे 200 लीटर क्षमता के 17-18 ड्रम, घी पैकिंग के 414 टिन शेड और डिब्बे तथा अन्य केमिकल से भरे 17-18 अतिरिक्त ड्रम बरामद किए गए। कुल मिलाकर करीब
7,500 लीटर संदिग्ध और मिलावटी घी जब्त किया गया, जिसका उपयोग खाद्य पदार्थों और मिठाइयों के निर्माण में किए जाने की आशंका है। कार्रवाई की गई है और कितना माल बरामद हुआ है? कि जैसे कि आप सभी को पता है, अभी त्योहारों का सीजन चल रहा है और ईयर एंड भी होने वाला है। इसी के तहत खाद्य पदार्थों में मिलावट की ज़्यादा आशंका रहती है। उसी के तहत हमने रेड मारी बहुत जगह और उसी में सालासर के शुभासर इलाके में हमने एक होटल के आड़ में चल रहे नकली घी की फैक्ट्री पर छापा मारा, जहाँ से हमें ऑलमोस्ट 400 प्लस टीन के डिब्बे मिले और बहुत सारे ड्रमों में जो घी बनाने वाला केमिकल था वो मिला और कुल मिला के संदिग्ध घी जो नकली हो सकता है वो 7,500 लीटर मिला है। इस तरह से हमने पूरी। और बड़ी खबर का रुख करेंगे जयपुर के चोमू में पुलिस से भिड़े उपद्रवी, पुलिस पर किया पथराव। चोमू में 24 घंटे के लिए इंटरनेट बंद, मस्जिद की रेलिंग लगाने को लेकर भिड़े विशेष समुदाय के लोग और पुलिस वालों के सिर फूटे। 6 पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायल पुलिसकर्मियों का चोमू के एक अस्पताल में उपचार जारी। एडिशनल पुलिस कमिश्नर डॉक्टर राजीव पचार, डीसीपी वेस्ट हनुमान प्रसाद, एडिशनल डीसीपी राजेश गुप्ता सहित अन्य अधिकारी मौके पर मौजूद। अल सुबह करीब 3 बजे चोमू बस स्टैंड पर हुई पथराव की घटना। फिलहाल चोमू बस स्टैंड पर पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता मौजूद, शांति का माहौल। चोमू में 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है। और जयपुर के चोमू से ये तस्वीरें, जहां पर उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव किया। भारी पथराव के चलते कई पुलिसकर्मियों के सर फूटे और कई पुलिसकर्मी इसमें घायल बताए जा रहे हैं और फिलहाल उपद्रवियों को डिटेन कर लिया गया है। तस्वीरें आप सच बेधड़क पर देख सकते हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ लाल सिंह फौजदार, हमारे पॉलिटिकल एडिटर, फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। लाल सिंह, चोमू में सुबह से ये जो भी वारदात हुई उसको लेकर फिलहाल मौके पे क्या माहौल है और जिन भी उपद्रवियों को डिटेन पुलिस ने अभी किया है उनसे क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? देखिए गुनून, फिलहाल मैं अगर मौके की तस्वीर की बात कर दूं तो पुलिस का फ्लैग मार्च संपन्न हो चुका है और फिलहाल मुख्य सड़क की तस्वीरों पर मैं मौजूद हूँ और मैं अपने सच बेदरा के दर्शकों को बता दूं, यहाँ पुलिस जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, भारत माता के जय के नारे लग रहे हैं। वजह पुलिस ने जो आज कार्रवाई की है उसमें जो एक्शन दिखा है, जिस तरह पत्थरबाजों को पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए उनको हिरासत में लिया। कहीं 100 के आसपास, यानी कि आंकड़ा 100 से ऊपर ही जाएगा गुनून, उतने पत्थरबाजों को पुलिस ने तुरंत प्रभाव से अभी हिरासत में लिया है। उनको चिन्हित किया जा रहा है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जो पत्थरबाज में निकलेंगे उनको गिरफ्तार किया जाएगा, बाकी से पूछताछ की जाएगी। क्योंकि हालांकि ये पूरी कार्रवाई हुई है उन्होंने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हुई है। जैसे ही रात को उपद्रव हुआ था, पत्थरबाजी हुई थी, बोतल फेंकी गई, ईंटें फेंकी गई, पूरा वहाँ का जो मंजर था बड़ा खौफनाक कर दिया। गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए, घरों के शीशे तोड़ दिए गए। तो पुलिस तुरंत एक्शन में आई, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक्शन लिया गया और सघन तलाशी अभियान चला गया। घर घर की तलाशी ली है और जो सस्पेक्टेड थे, जो सीसीटीवी फुटेज में आ रहे थे, उनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। और क्योंकि ये मामला बढ़ सकता था, ऐसे में सेंसिटिव मामला था, पुलिस ने तुरंत प्रभाव से एक्शन लिया। राहुल प्रकाश जो स्पेशल कमिश्नर हैं, उनका एक्शन देखने को मिला, उनकी सूझबूझ देखने को मिली। क्योंकि ये कई बार छोटे मामले जब हम इसमें लापरवाही बरतते हैं तो बड़ा मामला सामने आ जाता है, बड़े फसाद की वजह बन जाते हैं। वजह भी वो छोटी थी, पुलिस की समझाइश के बाद, प्रशासन की समझाइश के बाद और पक्षों को बिठाने के बाद जब तय हो गया कि जो एक धार्मिक विशेष समुदाय विशेष के एक धार्मिक स्थल के पास पड़े हुए पत्थर इंक्रोचमेंट की बड़ी वजह बन रहे हैं, वहाँ यातायात बाधित हो रहा है और उनकी सहमति उनको हटा दिया गया। इसके बावजूद भी रात में आपने वापस वहाँ पत्थर डाले, वापस वहाँ पे आपने एक निर्माण करना चाहा। और देखिए कुंदन, मैं इसमें एक चीज बताऊं कि कम से कम करीब 40 साल तक समय हो गया होगा, 30 से 40 साल का समय है, ये कोर्ट में चल रहा है और कोर्ट से स्टे है, यानी कि आप वहाँ निर्माण कर ही नहीं सकते। कोर्ट से स्टे होने के बावजूद आपने निर्माण करने की कोशिश की, समझाया इसमें जो तय हुआ उसके बावजूद आपने ये किया और उसके बाद जब पुलिस प्रशासन ने समझाया की, पुलिस प्रशासन एक्शन के लिए पहुंची तो पुलिस पर पत्थर बरसाए गए, कांच की बोतलों से उन पर हमला किया गया। पूरी तरह से चौमू कस्बे की शांति व्यवस्था को बर्बाद करने की, तबाह करने की कोशिश की गई है। उस इलाके में जहाँ ये पत्थरबाजी हुई, एक खौफनाक मंजर देखने को मिला, लोग डर गए, सहमे रहे। ऐसे में पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया है, चिन्हित करके करीब 100 के आसपास लोगों को हिरासत में लिया है और ये कार्रवाई, जैसा कि अभी राहुल प्रकाश से बात की तो उनका कहना है कि आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर और भी अगर दोषी होंगे उनको गिरफ्तार किया जाएगा और उनका कहना है करीब अभी आंकड़े 100 के आसपास जा सकता है। फिलहाल मैं कह सकता हूँ शांति पूरी तरह से बनी हुई है, आम जनजीवन कहीं भी डिस्टर्ब नहीं है।
वो जो इलाका, पर्टिकुलर जो इलाका है, जो चिन्हित इलाका है गुनगुन, जहाँ पर ये पत्थरबाजी हुई है, वहाँ पूरी तरह से पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है। वहाँ जरूर मैं कह सकता हूँ सन्नाटा पसरा हुआ है, वहाँ सभी दुकानें बंद हैं। इंटरनेट कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया ताकि असामाजिक तत्व इसका बेजा फायदा उठा के शांति व्यवस्था को भंग ना कर दें। ऐसे में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। जो इस इलाके में पत्थरबाजी हुई उसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया, वहाँ दुकानें बंद कर दी गई और एक सन्नाटा का माहौल पसरा हुआ। लेकिन आम बाजारों की बात करें तो लगभग रोजमर्रा की जिंदगी है, लोग आसानी से अपने आ जा रहे हैं। हालांकि बाजार मैं कह सकता हूँ बंद है, क्योंकि ये जो घटना हुई थी गुनगुन, ये हुई थी बस स्टैंड के आसपास, तो वहाँ सघन इलाका रहता है, चौमू के आसपास के लोगों का भी आना जाना रहता है। ऐसे में पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती थी कि ये डिस्टर्बेंस भी नहीं हो और शांति व्यवस्था बहाल की जाए, लिहाजा बाजार बंद किया गया है। बाजार बंद है, इंटरनेट बंद है, लेकिन फिलहाल मैं एक अच्छी बात कह सकता हूँ, अब कब्जे में पूरी तरह से कंट्रोल में है व्यवस्था, शांति व्यवस्था बहाल है और आरोपियों को चिन्हित कर पुलिस लगातार गिरफ्तारी का अभियान अभी भी जारी किए हुए है। जी बिल्कुल। कहीं ना कहीं लाल सिंह, देखिए स्थानीय लोगों के जो वीडियोस हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, जो चोमू से वायरल हो रहे हैं, उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं जो विशेष समुदाय के जो लोग हैं उनके द्वारा पहले भी मस्जिद के पास इस तरीके का तनावपूर्ण माहौल बनाया जा चुका है और जिससे कि लोगों में खौफ है, एक तनाव का माहौल है, तो उसको लेकर अब पुलिस आगे क्या कुछ कार्रवाई करने वाली है? देखिए बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ गुनगुन, ये एक्शन जैसा कि पुलिस का जो एक्शन है ये साबित करता है कि खौफ में रहने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ बिल्कुल आपने ठीक कहा, जिस तरह एक प्रयास किया गया, एक आप देखिए ये समझाइश हो गई थी गुनगुन, दोनों समुदायों को बैठा के, दोनों समुदाय का मामला था ही नहीं, बेसिकली ये मामला था एनक्रोचमेंट से जुड़ा हुआ। तो एक धार्मिक समुदाय की स्थल है, वहां पर कुछ पत्थर पड़े हुए थे जो लगातार बाधित बन रहे थे यातायात, उनको उनके साथ बिठाकर समझाइश करके प्रशासन ने उनको हटा दिया। फिर रात में आपने ऐसी की साजिश की, आपने वापस वहाँ पत्थर डाले, रात में आपने वापस वहाँ पर एक पक्का निर्माण करने का प्रयास किया जो साफ दिख रहा है, यानी कि आपने कहीं ना कहीं हाईकोर्ट का आदेश का उल्लंघन भी किया, आपने जो प्रशासन की समझाइश के बाद तय किया उसका भी उल्लंघन किया। और जिस तरह पत्थरबाजी की गई, जिस तरह पत्थर फेंकी गई, जिस तरह ईंटें फेंकी गई, जिस तरह तोड़फोड़ की गई, जिस तरह गाड़ियों के शीशे तोड़े गए, वो पूरी तरह से खौफजदा माहौल बनाने का प्रयास था, वो पूरी तरह से चौमू की शांति व्यवस्था को बर्बाद करने का प्रयास था, चौमू के सांप्रदायिक सद्भाव में एक विष घोलने का प्रयास था। ऐसे में पुलिस का ये एक्शन होना चाहिए, ऐसा एक्शन बेहद जरूरी है। जो कहीं भी किसी भी तरह शांति व्यवस्था को बाधित करे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जरूरत है, जो दिख रही है। जी लाल सिंह, फिलहाल सवाल ये उठता है कि किसने पूरी प्लानिंग करके इस तरीके से भीड़ को उकसाया कि इस तरीके की गंभीर वार्ता हुई कि पुलिस पर ही पथराव हो गया, कई पुलिसकर्मी घायल हुए। फिलहाल ये सबसे बड़ा सवाल है कि भीड़ को किसके द्वारा उकसाया गया? बिल्कुल यही सवाल है गुनगुन, इसका सवाल हम भी खोज रहे हैं, पुलिस भी खोज रही है, क्योंकि जब बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से वार्ता सफल हो गई और आपने इस पर सहमति जता दी, और सहमति नहीं जता दी, जो पत्थर वहां पड़े हुए थे उनको हटा भी दिया गया आपकी मौजूदगी में, और शांतिपूर्ण तरीके से आप सहमति जताकर अपने घर चले जाते हैं। फिर अचानक कौन वो तत्व हैं जो भड़काने का काम करते हैं, ऐसे कौन असामाजिक तत्व हैं जो पूरे माहौल की शांति को बिगाड़ने का काम करते हैं, और ये नौबत आ जाती है कि पत्थरबाजी करते हैं, बोतलें फेंकते हैं, पुलिस पर पथराव करते हैं। वो पुलिसकर्मी गंभीर घायल हुए हैं, बाकी कई पुलिसकर्मी और भी घायल हुए हैं, और साथ ही वहाँ पूरा इलाका खौफजदा हो जाता है, आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, इंटरनेट बंद करना पड़ता है, बाजार बंद हो जाते हैं। ये नौबत क्यों आई है? और तब आई जबकि कोई ऐसी स्थिति नहीं थी, किसी तरह कोई हालात नहीं थे, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से आप अपने घर चले जाते हैं। इसके बावजूद आखिर वो कौन तत्व है उनकी पहचान करना गुनगुन बेहद जरूरी है, क्योंकि ये इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि आपने कहीं ना कहीं उस समझाइश की आड़ में कौन लोग थे जो साजिश रच रहे थे। एक तरफ आप प्रशासन की वार्ता के दौरान प्रशासन के साथ बैठकर आप अपनी सहमति जता रहे थे कि हाँ हमें ये करना है, फिर आकर ऐसे कौन से तत्व यहाँ पैदा हो गए जिन्होंने वापस जाकर ये माहौल बनाया कि एक समुदाय विशेष इतना आक्रोशित हो जाता है कि वो पत्थरबाजी करने लग जाता है, कि वो बोतलें फेंकने लग जाता है, पुलिस पर पथराव कर देता है। तो ये सारी तस्वीर कहीं ना कहीं बड़ी साजिश की ओर गुनगुन इशारा कर रही है। आप ठीक कह रही हैं, उनकी तलाश बेहद जरूरी है, इन असामाजिक तत्वों की पहचान बेहद जरूरी है जो इस तरह का षड्यंत्र रचते हैं, जो हमारे सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की साजिश रचते हैं और उनको बेनकाब करने का काम पुलिस कर रही है। और उसी की तलाश में पुलिस का जो सघन तलाशी अभियान वो तो चल ही रहा है, साथ ही उनको भी बेनकाब किया जाएगा। आखिर ऐसे कौन से असामाजिक तत्व थे जिन्होंने चौमू के सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की कोशिश की। जी शुक्रिया आपका लाल सिंह तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए जयपुर के चोमू से ये तस्वीरें जहां पर 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद हो चुकी है, और फिलहाल आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ राहुल प्रकाश ने इस पूरे मामले को लेकर कहा। मेरे ख्याल से अफवाह और कोई भ्रम की स्थिति पैदा हुई, जिससे ये थोड़ी सी स्थिति में तनाव आया था, लेकिन अभी हम भ्रम दूर कर देंगे। कितने पुलिसकर्मी घायल हुए हैं इसमें? 2 तक की मेरे पास सूचना है, अभी सारा
स्टॉक टेकिंग हो नहीं पाई है, तो मैं थोड़ी देर में। क्या इन पत्थरबाजों को गिरफ्तार किया जाएगा? हाँ हाँ, ऑब्वियसली, क्यों नहीं किया जाएगा। अभी हम लोग फ्लैग मार्च और सर्च ही करने जा रहे हैं। ये जो पूरी घटना हुई उस वक्त क्या पुलिस का जाब्ता भी काफी कम था, क्योंकि ये पूरा सडनली हुआ। वो अभी सारा कुछ स्टॉक टेकिंग करेंगे। अभी सारी चीजें, अभी क्योंकि रात में हम लोग आए हैं, रात से लगातार थोड़ा सा फील्ड में हम लोग थे, फ्लैग मार्च किया है, पिकेट्स लगाए हैं, डिप्लॉयमेंट किया है, तो ये सारी स्थितियां अगर क्लियर करते हैं बता दें। ठीक। इंटरनेट अभी थोड़े समय के लिए बंद किया गया है यहाँ पे, जिससे कि अफवाह कोई नहीं फैला पाए, और जैसे ही स्थिति पूरी तरीके से सामान्य रहे वैसे इसको शुरू कर। तो जयपुर के चोमू से ये तस्वीरें जहां पर 6 पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। विशेष समुदाय के लोगों द्वारा पुलिस पर पथराव हुआ। जयपुर चोमू में पुलिस से भिड़े उपद्रवी और इन उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव किया, माहौल को तनावपूर्ण बनाया और भारी भीड़ फिलहाल इस मौके पर लगी और उसके बाद पुलिस ने फिलहाल शांतिपूर्ण तरीके से पूरा माहौल शांत करवाया। 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद हो चुकी है और अभी उपद्रवियों को डिटेन किया गया है। कई उपद्रवियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और अब उनसे जानकारी जुटाई जाएगी। और सबसे बड़ा सवाल कि किस तरीके से इन उपद्रवियों को डिटेन किया जाएगा, घर घर में घुस के इनकी जांच की जाएगी, क्योंकि कितने खतरनाक लोग हैं कि किस तरीके से पुलिस पर पथराव किया है, तो ये आने वाले समय में और भी कुछ खतरनाक घटना को अंजाम दे सकते हैं। तो इससे पहले ही पुलिस पूरी जांच करके मामले की इनको डिटेन करेगी। और फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का दौर यूं ही जारी रहेगा। खबरों का झुंझुनू से खबर है। सुल्ताना थाना क्षेत्र में सुल्ताना से चनाना जाते समय पदमपुरा बस स्टैंड के पास बाइक फिसलने से 2 युवकों को गंभीर रूप से घायल होते देखा। हादसे के बाद दोनों घायलों को सुल्ताना के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से दोनों की हालत गंभीर होने पर झुंझुनू रेफर कर दिया गया। सुल्ताना थाना के एएसआई राजेंद्र सिंह ने बताया कि खेतड़ी नगर थाना इलाके की चूड़ी की ढाणी के नरोत्तम एवं सुनील मोटरसाइकिल से जा रहे थे। इसी दौरान पदमपुरा बस स्टैंड के पास अचानक बाइक फिसल गई, जिससे दोनों सड़क पर गिर पड़े और गंभीर चोटिल हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी जुटाई। पदमपुरा स्टैंड से पहले बाइक पर 2 सवार चंदाना की तरफ जा रहे थे, जिनका एक्सीडेंट होकर नारायण हॉस्पिटल में इलाज हेतु भर्ती हुए हैं, जिनको इलाज हेतु रेफर किया जा रहा है। रामदेवरा रेलवे स्टेशन से 20 दिसंबर को रेलवे स्टेशन पर स्थित टिकट काउंटर बिक्री से हुई एकत्रित राशि को हिताची कंपनी का कर्मचारी बैंक में जमा करवाने जा रहा था। ऐसे में मुख्य रेलवे स्टेशन रोड पर 579,640 रुपए को मुख्य सड़क से लूट कर ले जाने की वारदात से सनसनीखेज फैल गई और कस्बे में दहशत फैल गई। और इस संबंध में घटना की जानकारी पुलिस को मिलने पर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए लोगों से पूछताछ की व अनुसंधान शुरू किया। ऐसे में जो कर्मचारी राशि जमा करवाने जा रहा था उसी पर शक की सुई होने पर पुलिस की जांच करा दायरा जो था वो उसके आसपास केंद्रित हो गया था। ऐसे में लूट का मामला न होकर ये कंपनी के कर्मचारियों द्वारा गबन करने का मामला होता प्रतीत हुआ। इस संबंध में पुलिस लगातार अभी भी अनुसंधान कर रही है। शीघ्र ही पुलिस के द्वारा इस मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। इस मामले में कौन कौन लोग शामिल है, वे किस किस ने इसमें सहयोग किया, पुलिस लगातार जांच कर रही है। गौरतलब है कि 5 दिन पूर्व हुई इस घटना से रामदेवरा क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। रामदेवरा रेलवे स्टेशन अति व्यस्त सड़क मार्ग मानी जाती है, लेकिन इसके पश्चात भी लोगों की घटना होने से यहाँ पर लोगों में डर और दहशत फैल गया और पुलिस इस मामले की तत्परता से जांच करते हुए इस मामले का पूरा खुलासा करने में जुटी हुई है। और शीतलहर के कारण शेखावटी में सर्दी का सितम लगातार बढ़ रहा है। गुरुवार को सर्दी तेज रही, हवा में नमी बढ़ने से देर सुबह तक कई स्थानों पर फसलों और ओस बर्फ की तरह जमी रही। फतेहपुर कृषि अनुसंधान केंद्र पर 20 दिन बाद न्यूनतम तापमान दूसरी बार 1 डिग्री दर्ज किया गया। शुक्रवार न्यूनतम तापमान 3.5 डिग्री दर्ज हुआ और इससे पहले भी
5 दिसंबर को न्यूनतम तापमान 1 डिग्री था। हालांकि दोपहर तक उत्तरी हवा का दबाव कम होने से अधिकतम तापमान में 1.9 डिग्री तक भी बढ़ोतरी रही और गुरुवार को अधिकतम तापमान 24.3 व न्यूनतम तापमान 1 डिग्री दर्ज किया गया। बुधवार को अधिकतम तापमान 22.4 व न्यूनतम तापमान 1.7 डिग्री था। सीकर व माउंट आबू प्रदेश में सबसे ठंडे रहे। माउंट आबू में भी न्यूनतम पारा 1 डिग्री था। चाकसू नेशनल हाईवे 5222 पर हुक्कर्ण गांव के पास आज सवेरे एक भीषण हादसा सामने आया, जिसमें केमिकल से भरी कैप्सूल टैंकर और बजरी से लदे ट्रेलर की भिड़ंत हो गई और दोनों वाहन एक ही लेन पर चल रहे थे, तभी वे टकरा गए। हादसे की वजह का अभी तक पता नहीं चल पाया, लेकिन हादसे में चालक दोनों वाहनों और बजरी के बीच पूरी तरह से फंस गया था। घटना के काफी देर बाद क्रेन मौके पर पहुंची। पुलिस और प्रशासन टीम चालक को सुरक्षित बाहर निकालने के प्रयास में जुटी हुई है। हालांकि दोनों वाहनों और बजरी के बीच चालक पूरी तरह फंसा हुआ था, जिससे रेस्क्यू कार्य में कठिनाई हो रही थी। इधर पुलिस द्वारा यातायात को नियंत्रित किया गया और मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। और अब बीकानेर के महाजन से खबर है। सुई गांव के 33 केवी जीएसएस पर किसानों का कब्जा। पर्याप्त बिजली व वोल्टेज नहीं मिलने से आक्रोशित किसान जीएसएस पर तालाबंदी कर बैठे हैं। अनिश्चितकालीन धरना पर तालाबंदी के आसपास के कुओं की बिजली सप्लाई बंद। सहायक अभियंता राजेंद्र लेघा व कनिष्ठ अभियंता अनिल जांगेड़ पहुंचे मौके पर। किसानों से वार्ता हुई विफल। सहायक अभियंता लेघा ने की किसानों के साथ वार्ता। किसानों के अनुसार 6 घंटे विद्युत आपूर्ति और पूर्ण वोल्टेज नहीं मिलने से नष्ट हो रही फसलें। रात भर धरना स्थल पर डटे रहे किसान और आज फिर से होगी विभागीय अधिकारियों और किसानों के बीच वार्ता। भाई साहब सुई गांव में 33 केवी जीएसएस है। यहाँ पर पीछों लाइट कमान लग रही है और किसान 6 घंटा लाइट कौन मिलने लग रही और वोल्टेज पूरा कौन मिलने लग रही। इन खातर मारो धरनो है और धरनो अनिश्चित काल धरनो है। जितना तक मान लाइट नहीं मिलेगी इतना मारो धरनो यहीं लागू रहेगा। और मैं सारी रात अठे बैठा और कोशिश आई है कि जब तक मान 6 घंटा लाइट नहीं मिलती इतना तक मारो धरनो यहीं रहेगा। और बाकी किसान लगभग 100 ज़्यादा किसान आगे बैठे हैं। प्रशासन आई मांग है कि जल्दी जल्दी किसान की लाइट 6 घंटा पूरी कर दी जाए, नहीं तो आगे और तहसील स्तर पर। भरतपुर के रुदावल से खबर है। भरतपुर जिले का रुदावल थाना लगातार 17 साल से एक छोटी बिल्डिंग में संचालित है। भवन के अभाव में थाने के कामकाज भी अस्त व्यस्त हो रहे हैं। वहीं सभी पुलिसकर्मी किराए के कमरों में रहते हैं। मिली जानकारी के अनुसार वर्तमान पुलिस थाना जो कि महज 3 छोटे कमरों में संचालित है, जहां पुलिस के अपने कागजात और मैस व अन्य जब्त सामान को रखने में भारी परेशानी होती है। वर्ष 2009 में रुदवाल पुलिस थाने के लिए हनुमान मंदिर के पास 4.5 बीघा जमीन आवंटित की गई। वहीं उस समय आए बजट से 2 कमरे भी बनाए गए, लेकिन 2 कमरों में थाना शिफ्ट नहीं हो पाया और थाने के लिए बने 2 भवन भी जर्जर होने लगे। अगर बात स्थानीय प्रतिनिधियों की जाए तो पूर्व विधायक बच्चू सिंह बंसीवाल और पूर्व विधायक अमर सिंह जाटव और वर्तमान विधायक डॉक्टर ऋतु बनावत ने भी विधानसभा में थाने के भवन निर्माण का मुद्दा उठाया एवं 5 बार बजट के लिए प्रस्ताव भेजे जा चुके हैं, लेकिन आज तक थाने की समस्या जस की तस बनी हुई है। पुलिस विभाग जो जनता की सेवा के लिए बनाया जाता है, जनता के दुख दर्दों को सुनने के लिए बनाया जाता है, जनता की जो कानून व्यवस्था है उसको मैनेज करने के लिए बनाया जाता है, लेकिन जब थाने पर ही जो व्यवस्थाएं बदहाल हों तो स्थिति कुछ और ही नजर आती है। मैं इस वक्त रुदावल थाने में मौजूद हूं, जो यहाँ पर चौकी संचालित थी 2007-8 में, उस वक्त की ये बिल्डिंग है। मैं मेरे कैमरामैन से कहूंगा जरा एक बार ये लोकेशन दिखा। देखिए ये है पुलिस थाना रुदावल, जिला भरतपुर, यहाँ पर ये संचालित है और यहीं पर जो SHO ऑफिस है, उसके बाद में जो HM कार्यालय है, और ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर देखिए और कुछ बिल्डिंग है अंदर, थोड़ी सी ये भी बनी हुई है। यहाँ पर कंप्यूटर है और यहाँ पर मालखाना है और यहाँ पर ये मैच संचालित है। तो कहीं ना कहीं तस्वीरें साफ हैं कि ये पुरानी बिल्डिंग है, काफी जर्जर बिल्डिंग हो चुकी है। जिस तरह से जो हालात हैं, कई बार जो लोगों ने ज्ञापन के माध्यम से उच्च अधिकारियों को अवगत कराया है, लेकिन पुलिस अधिकारी अभी जो बिल्डिंग के अभाव में यहाँ पर रह रहे हैं। और जब मैंने यहाँ पर बात करने की कोशिश की तो अधिकारियों का भी कहना है कि कहीं ना कहीं वो रेंट पर रह रहे हैं, किसी तरह की उनको कोई
किराए कोई बिल्डिंग की व्यवस्था नहीं है जिस पर वो आसानी से रह सकें। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये थाना कब तक इसी जर्जर बिल्डिंग में चलता रहेगा या फिर जो एक नई बिल्डिंग के लिए जगह सैंक्शन हो चुकी है हनुमान मंदिर पर वो बनेगी या फिर ये ही परेशानी में रहते रहेंगे। कैमरामैन संदीप चौधरी के साथ हेम सिंह कुशवाहा, सच में धड़क, रुदावल। 95वां किड़वाना मार्ग पर कुंभाराम नहर परियोजना के लिए रखवाए गए करीब 12 लाख रुपए कीमत के 100 पाइप चोरी करने के मामले का पुलिस ने 7 दिन में खुलासा कर दिया। पुलिस ने अलवर जिले की मेवाती गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर वारदात के काम में ली गई कार और ट्रक को भी जब्त किया है। गिरफ्तार आरोपियों में जाबिद फकीर निवासी नोशपुर और अलवर, शौकीन उर्फ सोहिल फकीर निवासी बरोली अलवर और सुल्तान फकीर निवासी बारोली अलवर शामिल हैं। और पुलिस ने वारदात में प्रयुक्त एक कार और एक ट्रक भी बरामद किया है। जांच अधिकारी कैलाश ने बताया कि चोरी की वारदात 18 दिसंबर की रात को अंजाम दी गई थी। आरोपियों ने पहले कार से इलाके की रैकी की और फिर महज आधा घंटे में पाइप ट्रक में भरकर फरार हो गए। और इस संबंध में कंस्ट्रक्शन कंपनी के सुपरवाइजर विशाल चौधरी ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामले के खुलासे के बाद डीएसपी विकास ढींदवाल और सीआई आसाराम गुजर के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया। पुलिस ने 95 से जखराना टोल प्लाजा तक का रूट मैप तैयार कर करीब 250 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज लिए और टोल प्लाजा से कार और ट्रक के नंबर सीसीटीवी में मिले। इसके बाद सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तीनों आरोपियों को धर दबोचा गया। पुलिस ने घटना में काम ली गई कार और ट्रक को भी जब्त किया। पुलिस आरोपियों से अन्य वारदातों को लेकर भी पूछताछ कर रही है। बिल्कुल, ये 18 और 19 तारीख की रात्रि को 95 गांव से थोड़ा सा किडवाना रोड पर कुछ पाइप रखे हुए थे। ये घर घर जल मिशन की जो योजना चल रही है उसके अंतर्गत ये पाइप दबाए जा रहे हैं, पाइपलाइन पड़ रही है। तो उस कंपनी के ये 100 पाइप रखे हुए थे वहाँ 95 गांव से करीब 500 मीटर आगे की तरफ। 18 और 19 तारीख की रात्रि को वो पाइप चोरी हो गए थे। उनमें एफआईआर दर्ज हुई। आसपास के सीसीटीवी फुटेज देखे गए तो घटनास्थल के आसपास रात्रि को एक बड़ी गाड़ी ट्रकनुमा और एक छोटी गाड़ी ग्रैंड आइटम जैसी सी घूमती दिखाई। और बीकानेर से खबर है, मूंगफली की सरकारी खरीद में भ्रष्टाचार का आरोप। भाजपा विधायक जेठानंद व्यास पहुंचे गौड़ मंडी। किसानों ने बताया तुलाई में भ्रष्टाचार का खेल। विधायक व्यास ने की उच्च अधिकारियों से बात। मौके पर मौजूद एक अधिकारी को लगाई लताड़ और किसानों से खुलेआम रुपए लेने की कही बात। आक्रोशित किसानों ने किया हंगामा। विधायक ने रखी ठेकेदार पर कार्रवाई की मांग। भाजपा विधायक का भ्रष्टाचार का आरोप। मौके पर मौजूद अधिकारियों को लगाई फटकार। मौके पर मौजूद एक अधिकारी को यहां पर लताड़ लगाई गई। विधायक मौके पर पहुंचे और यहां पर किसानों से खुलेआम रुपए लेने की बात को जाकर उसकी जांच की। आक्रोशित किसानों ने हंगामा किया और मूंगफली की खरीद को लेकर जो आरोप लग रहे थे उसकी जांच की। विधायक ने ठेकेदार पर कई आरोप लगाए। मूंगफली की सरकारी खरीद में भ्रष्टाचार का आरोप यहां पर लगाया गया। और भाजपा विधायक जेठानंद व्यास पहुंचे गौड़ मंडी और किसानों ने तुलई में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। गवर्नमेंट जब बीजेपी ऊपर नीचे तई है और स्पष्ट भ्रष्टाचार मिटाने चक्कर में टोकनांगे स्कूटनी कराई ओ भाई स्कूटनी कराई भी स्कूटनिंग में असली लोग एकदम खेत में जा टोकन कट गया जा पटवारी जा देख रहे हो क्यों कटा। एक दूसरी बात खेत वो बाइड भी ट्यूबवेल दूसरो खेत बाइड वो रिजेक्ट क्यों करो गवर्नमेंट के जांच करवाई गवर्नमेंट। सिर्फ वोट लेना है भी टाइम हर आदमी कहे मैं किसान हूं। सवाई माधोपुर जिले के बौली थाना क्षेत्र में खंबा नंबर 246 के पास एक भीषण सड़क हादसा हो गया। अज्ञात वाहन ने कार को जोरदार टक्कर मार दी जिससे कार अनियंत्रित होकर 8 लेन हाईवे पर दोनों साइड की सड़कों के बीच बनी खाई में जा गिरी। हादसे में कार सवार कमल गोयल के मौके पर ही मौत हो गई जबकि दूसरे सवार तेजस्वी सोलंकी गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर बौली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को बौली सीएससी अस्पताल पहुंचाया जहां डॉक्टरों ने कमल गोहिल को मृत घोषित कर दिया। गंभीर हालत में तेजस्वी सोलंकी को जयपुर रेफर किया गया लेकिन इलाज के लिए ले जाते समय रास्ते में उनकी मौत हो गई। हादसे में कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। फिलहाल दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए बौली सीएचसी की मोर्चरी में रखवाया गया है।